जेफरी एप्स्टीन की कहानी जदीद तारीख में सबसे ज़्यादा परेशान कुन और मुतनाज़ा केसों में से एक है। ये पैसे, ताकत, असर व रसूख, इस्तेसाल और जवाब तलब सवालात की कहानी है। बरसों तक इसके मुख्तलिफ ममालिक के सदूर शहजादों, अरबपतियों, साइंसदानों और मशहूर शख्सियात के दरमियान मजबूत मरासम रहे। इसके बावजूद इस पर पर्दे के पीछे एक मुजरमाना नेटवर्क चलाने का इल्ज़ाम भी था, जो कम उम्र लड़कियों का शिकार करता था। 2019 में इसकी गिरफ्तारी ने दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि जेल में इसकी अचानक मौत ने जवाबात से भी ज़्यादा सवालात छोड़े हैं। आज हम इस बात का जायज़ा लेने जा रहे हैं कि जेफरी एप्स्टीन कौन था, इसने अपनी ताकत कैसे बनाई, कौन से मशहूर लोग इससे जुड़े हुए थे, अपने कौन से जराइम साबित हुए और क्या क्या साराइयाँ बाकी हैं। जेफरी एप्स्टीन 1953 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में एक मतवस्त खाने में पैदा हुए। वो दौलत या सियासी असर और शौक से नहीं आया था। कॉलेज के बाद उसने उस वक्त कॉलेज की डिग्री ना होने के बावजूद मैनहट्टन के एक एलीट प्राइवेट स्कूल में मुख्तसर अरसे के लिए बतौर उस्ताद का काम सर अंजाम दिया। वहाँ से उसने फाइनेंस में मुंतकिली की। 1980 की दहाई तक एप्स्टीन गैर वाज़ेह हालात में जाने से पहले एक बड़े सरमायाकारी के बैंक बेयर स्टार्स में काम कर रहे थे। बाद में उसने अपनी मालियाती फर्म की बुनियाद रखी, जो सिर्फ अरबपतियों के लिए रकम का इंतजाम करने का दावा करती है। एप्स्टीन के बारे में कहा जाता है कि वह मुतअद्दिद हवेलियों के मालिक थे, जिनमें मैनहट्टन, फ्लोरिडा, न्यू मैक्सिको, पेरिस और यूएस ने प्राइवेट जेट तैयारों पर सफ़र किया और गैर मामूली तौर पर पुरतैश ज़िंदगी गुजारी। साबिक अमरीकी सदूर बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने माजी में मुख्तलिफ औकात में एप्स्टीन के साथ समाजी रवाबत कायम रखे थे। बरतानवी शाही ख़ानदान के शहजादा एंड्रयू अपनी वाबस्तगी की वजह से अवामी सतह पर सबसे ज़्यादा छानबीन की जाने वाली शख्सियात में से एक बन चुके हैं, जिन्हें साइंसदानों, यूनिवर्सिटी के रहनुमाओं और टेक एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी ताल्लुकात उस्तवार किए थे। बहुत से लोग जिन्होंने इनके साथ राहें अबूर की, उन्होंने इसके जराइम के इल्म से इनकार किया और तमाम अंजुमन गलत कामों का मतलब नहीं है। ताहम प्रवास के नौश्ताजात, तस्वीर और वेस्टर के रिकॉर्ड्स ने इस बात की तस्दीक की है कि एप्स्टीन को दुनिया के कुछ ताकतवर तरीन अफराद तक काबिल ज़िक्र रसाई हासिल थी। एप्स्टीन के खिलाफ मुजरमाना इल्ज़ामात ने पहली बार 2005 में बड़ी तवज्जो हासिल की, जब फ्लोरिडा में पुलिस ने इनके दावों की तहकीकात शुरू की और उसने एक नाबालिग के साथ जिनसी ज़्यादती की थी। मुतअद्दिद नौजवान लड़कियों ने एप्स्टीन को मसाज देने के लिए भर्ती किया जाने की इतला दी, जो बाद में जिनसी ज़्यादती में बदल गए। नाबालिग लड़कियां, जो अक्सर कमज़ोर घरानों की होती थी, मुबीना तौर पर पैसों के वादों के साथ भर्ती की जाती थी और फिर इनका इस्तेसाल किया जाता था। हौसला अफजाई भी की जाती थी कि वो दूसरों को वरगलाकर भर्ती करवाएं, जिसको इस्तगासा ने स्मगलिंग नेटवर्क के तौर पर बयान किया है। 2008 में एप्स्टीन ने वफाकी इस्तगासा के साथ एक मुतनाज़ा दरख्वास्त का मुआहदा किया। इसने इस्मत फरोशी से मुताल्लिक रियासती इल्ज़ामात का इतराफ़ किया, जिसमें एक नाबालिग को शामिल किया गया था और उसने सिर्फ 13 महीने जेल में गुजारे। इस कैद में इसको खासी रियायत हासिल थी। अपने काम दिन भर करने के बाद शाम को जेल में आ जाता था। वादे ने बरसों बाद अवामी गम व गुस्सा को जन्म दिया, जब तफसीलात सामने आई कि वफाकी इस्तगासा ने वसी तर वफाकी इल्ज़ामात की पैरवी न करने पर इत्तफाक किया था और मुमकिन शरीक साजिशकारों को इस्तिस्ना दिया था। नाकदीन ने इस्तदलाल किया कि एप्स्टीन को उसकी दौलत और रवाबत की वजह से गैर मामूली तौर पर नरम सलूक मिला हुआ है। इस दरख्वास्त के मुआहदे के बाद तकरीबन एक दिहाई तक एप्स्टीन ने शराफिया के दरमियान समाजी ताल्लुक बनाए रखा, लेकिन 2019 में वफाकी हुकाम ने उसे दोबारा गिरफ्तार किया, इस बार नाबालगों के जिनसी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में। इस्तगासा ने इल्ज़ाम लगाया कि 2002 से 2005 तक एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में दर्जनों कम उम्र लड़कियों का जिनसी इस्तेसाल किया। अदालती दस्तावेज़ इसमें भर्ती, बदसलूकी और मुतासरीन की अदायगी शामिल है। लवाहिकीन अवामी तौर पर सामने आए जोड़ तोड़, ग्रूमिंग और सदमे के गहरे दर्दनाक अवामल का इजहार किया। एप्स्टीन से मुंसलिक सबसे ज़्यादा बदनाम मुकामात में से एक कैरिबियन में से इसका निजी जजीरा था, जिसे बाज़ औक़ात मीडिया में लिटिल सेंट जेम्स कहा जाता है। एप्स्टीन के प्राइवेट जेट से प्रवास के नौश्ताजात, जिसे बाज़ औक़ात प्रेस के ज़रिए लोलिता एक्सप्रेस कहा जाता है, ने मुतअद्दिद दौरे दिखाए, जिसमें मुख्तलिफ मेहमान शामिल थे। दिखाए गए इल्ज़ामात सामने आए कि यह जजीरा बदसलूकी और स्मगलिंग की जगह है, जबकि मुतासरीन ने इस्तेसाल के बारे में गवाही दी, लेकिन जजीरे का दौरा करने वाले हर फर्द को बाद में किसी नकरदा गुनाह में मुलव्वस करके पाबंद सलासल कर दिया जाता रहा और फिर तस्दीक शुदा हक़ाइक़ को क्यासा रायों से अलग करना बहुत ज़रूरी है। फिर वो लम्हा आया जिसने आलमी शकूक को हवा दी। 10 अगस्त 2019 को जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में अपने जेल के सेल में मुर्दा पाए जाते हैं। वो मुकदमे की समाअत का इंतजार कर रहे थे। हुकाम ने इसकी मौत को फांसी लगाकर खुदकशी करार दिया, ताहम कई बेज़ाब्तगियों ने अवामी तशवीश में इजाफा किया। रिपोर्ट्स में इशारा किया जाता है कि निगरानी के कैमरे ख़राब थे और गार्ड्स मुबीना तौर पर ज़रूरत के मुताबिक उसे चेक करने में नाकाम रहे। इन हालात ने अवामी शकूक व शुबहात और साजिशी नज़रियात की लहर को पैदा किया।
کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایپسٹین کو طاقتور افراد کی حفاظت کے لیے خاموش کر دیا گیا تھا۔ دوسروں کا خیال ہے کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں سے منسلک ہو سکتا ہے، بشمول یہ دعویٰ کہ وہ موساد یا دیگر بین الاقوامی خدمات سے وابستہ تھا، اور سرکاری تحقیقات یا عدالتی نتائج سے ان کی ابھی تک کوئی واضح تصدیق نہیں ہو پائی۔ ایک اور وسیع نظریے سے پتہ چلتا ہے کہ ایپسٹین طاقتور اشرافیہ کو نشانہ بناتے ہوئے ایک بلیک میل آپریشن چلا رہا تھا۔ تاریخی طور پر انٹیلیجنس سروسز اور مجرمانہ تنظیموں نے بلیک میل کرنے کے حربے استعمال کیے ہیں، اگرچہ یہ قابل فہم ہے کہ سمجھوتہ کرنے والے مواد کو بیانیے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے، لیکن عوامی طور پر اس بات کا کوئی تصدیقی ثبوت نہیں ملا کہ ایپسٹین نے حکومتوں سے منسلک ایک مربوط عالمی بلیک میل اسکیم چلائی۔ تاہم جو چیز کی اثر آئی نہیں ہے وہ ہے صرف متاثرین کی تکلیف۔ متعدد خواتین نے عدالت میں اور عوام کے سامنے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے بارے میں گواہی دی۔ قانونی چارہ جوئی مالی تصفیے کا باعث بنی، بشمول پرنس اینڈریو اور ایپسٹین کے الزام لگانے والوں میں سے ایک کے درمیان اہم تصفیہ، حالانکہ پرنس اینڈریو نے غلط کام سے انکار کیا۔ ایپسٹین کے درینہ ساتھی گیسلین میکسویل کو بعد میں 2021 میں وفاقی جنسی اسمگلنگ کے الزامات میں ایپسٹین کے لیے نابالغوں کی بھرتی اور دولہا بنانے میں مدد کرنے پر سزا سنائی گئی تھی۔ اس کی بات کی یقین دہانی اور تصدیق ہوتی ہے کہ ایپسٹین مکمل طور پر تنہا کام نہیں کرتا رہا۔ ایپسٹین کیس نے قانونی نظام کی کمزوریوں، دولت اور طاقت کے اثر و رسوخ اور طاقتور افراد پر الزام لگانے والے متاثرین کو درپیش مشکلات کو بے نقاب کیا۔ اس نے یہ بھی دکھایا کہ کس طرح ادارے بشمول یونیورسٹیاں اور کارپوریشنز بعض اوقات دولت مند عطیہ دہندگان کی کافی قریب جانچ پڑتال کرنے میں ناکام رہے۔ آج بھی سوال کھڑے ہیں کہ کیا تمام شریک سازشکاروں کی شناخت ہو گئی؟ کیا ایپسٹین سے منسلک ہر طاقتور فرد کو مناسب تحقیقات کا سامنا کرنا پڑا؟ 2008 کی درخواست کا معاہدہ اس طرح کیوں ہوا، اور کیا اس کی موت کو روکا جا سکتا تھا؟ یہ سوالات عوامی دلچسپی کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔